मैं यही बात को है ना अलग रीति से लेता हूँ जी। ज्ञान की बात ही होगी लेकिन अलग रूप से, जैसे और जो अपने भाई बहन है साइंटिस्ट वो ज्ञान से रिलेटेड ही आएगा। जी जी कराइए। आपको कुछ नया मिलेगा कि भाई ये तो और लोग नहीं बोलते, तो गिरीश भाई बोलते। जी जी आपके सामने बात है, आपके सामने कुमार लोग ज्यादा हैं और माता ये भी है, अदर कुमार भी है, कुमारी भी है, थोड़ा थोड़ा के सब बैठी है। विशेष उनका वीडियो ऑन नहीं हुआ है, उनका वीडियो ऑन अगर करो दिखाती है। ओके 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 जी 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 जी। ओम शांति, ओम शांति। मौन में है। एक हाथ से स्वागत अच्छा ये मौन। क्लास के दौरान कुछ प्रश्न पूछे तो बोलना कि पहले जवाब दे सकते। प्रश्न लिख के देंगे, टीचर बहने आपको सुनाएगी। अच्छा अच्छा ऐसे ठीक है, नहीं तो फिर ठीक है, ओके ओके भले नहीं भी बोले कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, प्रश्न वॉइस क्लियर नहीं भाई साहब, वॉइस क्लियर नहीं आपका। मेरा वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, एक सेकंड। हाँ अभी अब क्लियर है, अभी ठीक है। ओके 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 थैंक यू जी जी। और ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ, ಅಕ್ಕವರು ಅವ್ರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಏನ್ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ದು ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರೆ ಕೊಟ್ರೆ ಅಕ್ಕ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. सब शुरू कीजिए, शुरू कीजिए। अच्छा शुरू करें। अच्छा अच्छा। ओम शांति। शांति। आप सभी मौन में है तो इसके कारण आपको पूछता नहीं है, और अच्छा भी है। नहीं मौन अच्छा क्यों है, क्योंकि जब हम बोलना बंद करते हैं तो जो हमारे विचार है, जो फीलिंग्स है, उसके प्रति हमारा ध्यान जाता है। जब व्यक्ति बोलता है तो अंदर में क्या फील कर रहा है, क्या सोच चल रहे हैं, उसके बारे में हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो इसलिए मौन बहुत ही अच्छा है। और जब हम मौन में होते हैं तो क्योंकि हमें कुछ करना नहीं है, कुछ करना नहीं है, तो स्लोली जो विचार है वह भी कम हो जाते हैं। तो कहेंगे कि मुख का मौन और मन का मौन करने में भी हमें बहुत बड़ी मदद करता है। और दूसरा, अगर हम मौन का सही उपयोग करें तो हर प्रकार से आज का भी जो विषय है उस विषय को भी या तो और बहुत सारी चीज, क्योंकि हम क्यों, जैसे कि बाबा ने जो कुछ भी हमें बताया है, बाबा ने जो हमें लक्ष्य दिया है, आज का जो विषय भी है, जो सारा भट्टी का विषय है, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, तो यह जो हमारी एक ओरिजिनल स्टेज थी, आदि भी स्टेज थी, अनादि भी थी, परंतु वो क्यों गुम हुई, उसके बीच में जो भी, जिसको हम कह सकते हैं कि बैरियर्स आए, जो विघ्न आए, वो बाह्य विघ्न नहीं, ये सारे विघ्न है वो हमारे मन के ही विघ्न है, बाह्य दुनिया में विघ्न नहीं है। पर बाह्य दुनिया में ये कह सकते कि कुछ कठिन परिस्थितियां हो सकती है, परंतु विघ्न तो हमारा अंदर में ही है, और उसको समाप्त करने में भी मौन मदद करता है। इन दिनों आप जो अनुभव करेंगे उसको बस फिर छोड़ना नहीं है, सदा के लिए कायम रखना है।
पर घर में आप सारा दिन नहीं भी कर सकते, तो भी कुछ समय आप फिक्स कर लीजिए कि सवेरे उठेंगे, तब से ऑफिस जाएंगे या तो सेंटर पे क्लास के लिए आएंगे, हम बिल्कुल मौन में रहेंगे। रात को भी आप आए, समझो जो भी आवश्यक बातें कर ली, फिर 8 बजे के बाद हम पूरा मौन में रहेंगे। तो थोड़ा लक्ष्य रखा जाए तो सचमुच संभव है और उसके बहुत सारे फायदे। अब हम विषय पर आते हैं कि निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, या तो अगर उसको हमें प्रास को, अगर स्टेप को अगर हम सोचे, तो मैंने ऐसा सोचा कि ये कह सकते कि निराकारी, फिर पहले निरअहंकारी और फिर निर्विकारी। क्योंकि पहले तो हमें जो निराकारी अपनी स्थिति है उसका अभ्यास करना पड़ेगा, और वो स्टेज बनी तो सेकंड और थर्ड फिर इजी है। हम सब पुरुषार्थ तो कर ही रहे। पहले ही दिन हमने जब कोर्स किया तब यही बात हमें बताई गई, परंतु हम अभ्यास नहीं करते। हम अभ्यास क्यों नहीं करते, है ना? इसमें कई चीजें हो सकती है। एक तो हमारे सामने लक्ष्य नहीं है। हम बाबा के बच्चे, दुनिया की कंपैरिजन में हमने बहुत कुछ कर लिया जो लोग असंभव समझते हैं, है ना? ऐसी धारणाएं हमने कर ली है, ऐसा जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं। क्यों हुआ? क्योंकि हमारा लक्ष्य था। बाबा ने हमें यह लक्ष्य दिया, इसलिए हमने भी सोचा कि ऐसा जीवन जीना, ये धारणाएं जीवन में अपनानी है, तो हम कर पाए। तो ऐसे ही यह बात भी कि मुझे जो निराकारी स्थिति है वो सदा के लिए टिके। मैक्सिमम, चलो ये कह सकते कि पूरा टाइम पॉसिबल नहीं है, लेकिन तो भी अंदर में तो वो संभव है ही है कि जो भी मैं कर रहा हूं बस निमित्त मात्र कर रहा हूं, ताकि मैं पूरी तरह से, मेरी वह निराकारी स्थिति है। एक तो क्या करना पड़ेगा कि वो लक्ष्य रखना पड़ेगा, और दूसरा कि भी जो चीजें दिखाई देती है ना वो करना बहुत ही इजी होता है। ये जो चीज दिखाई नहीं देती है वह करना हमें मुश्किल लगता है। तो ये जो निराकारी स्थिति है, हमने ज्ञान से तो ये समझ लिया, परंतु क्योंकि आत्मा दिखाई नहीं देती है, तो इसके कारण वह जो स्थिति बने कि मैं सचमुच में निराकारी हूं, वह स्थिति हमारी बन नहीं रही। अगर सचमुच आत्मा दिखाई देती तो शायद तो इजी होता। फिर भी अभी विज्ञान को भी हम ले, यहां पर विज्ञान को भी अगर हम समझे, आप में से भी जिनका भी साइंस का थोड़ा सा बैकग्राउंड है, मैं आपको सरल बताता हूं, कुछ मुश्किल नहीं है, आप भी ये समझ जाएंगे कि फिजिक्स में अणु के ऊपर बहुत सारी स्टडीज हुई है। ये कहते भी है ना कि अणु है वो आत्मा के जैसा ही है, जैसे आत्मा भी अति सूक्ष्म है, एक अणु भी अति सूक्ष्म है। और कहते हैं कि यह जो अणु है वो वास्तव में सदैव वेव फॉर्म में होता है। एक प्रयोग किया गया है, मैं आपको थोड़ा बताता हूं, अधिकतर आप सब समझ जाएंगे, कुछ मुश्किल नहीं है। यह प्रयोग को कहा गया है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बहुत लोग जानते भी होंगे कि उसमें क्या किया जाता है कि जो अणुओं को दो दो ऐसे स्लिट की जाते, जैसे कहेंगे कि भी 2 होल किए गए, और वो 2 होल में से वो अणुओं को बम्बार्ड किया जाता है, सामने स्क्रीन पर भेजा जाता है। और जब अणुओं को वो 2 होल में से भेजा जाता है तो सामने जो पैटर्न आती है कि वो सामने स्क्रीन पर भी दिखाई देंगे। तो जो स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, कहते हैं कि अभी 2 संभावना है।
एक तो कि अणु है वह एक पार्टिकल के फॉर्म में है, कि सचमुच एक पॉइंट है। तो जैसे कि भी आप है ना कि भी गन से बहुत सारे बॉल्स है, वो बॉल्स को एक होल से सामने डालो। अगर बहुत सारे बॉल्स को सामने डालो तो क्या होगा? अगर जब आप बहुत सारे बॉल्स को डालेंगे तो सामने टकराएंगे और एक पैटर्न। परंतु अगर ये बॉल्स न हो करके अगर वो वेव के फॉर्म में हो और वहां से वेव को भेजा जाए, तो जो सामने पैटर्न आती है ना, वो सामने पैटर्न अलग प्रकार की आएगी। वो जो पैटर्न आएगी वह पैटर्न अलग प्रकार की आएगी, है ना। जो दो डिफरेंट पैटर्न कहा जाता है, कि जिससे पता चलता है कि यह जो अणु है वो वेव के फॉर्म में है या वो एक डॉट के फॉर्म में है। अब जब आमतौर पर ये किया जाता है तो ये लगता है कि ये वेव के फॉर्म में है, जो वहां पर एक पैटर्न आती है। परंतु अगर एक वहां पर आर्टिफिशियल कैमरा रखा जाए, एक कैमरा रखा जाए और जो उसको देख रहा है, जो अणु वहां पे जा रहे हैं, उसको अगर वो वॉच कर रहा है, तो कहते हैं कि वो पार्टिकल फॉर्म में हो जाता है। शायद आपको पूरा समझ में आया या न आया हो, कोई बात नहीं। एक विज्ञान का 100% सत्य है। आप डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऐसा गूगल में भी लिखेंगे तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स आएंगे। और अब ये बात मैं आपको बताना क्यों चाहता हूं, क्योंकि इससे यह सिद्ध होता है कि जो भी सारे अणु है वो एक्चुअली वेव फॉर्म में है। हमारा शरीर भी है तो पूरा वेव फॉर्म में है। आप जहां बैठे वो भी पूरा वेव फॉर्म में है वास्तव में। परंतु जब हम कॉन्शियस होते हैं तो ये भी कहेंगे कि आत्मा भी वेव फॉर्म में है सदैव। जब हम कॉन्शियस होते हैं तो तब वह रुक जाता है, तब वह एक डॉट फॉर्म में हो जाता है। इसको अगर हमें बाबा के ज्ञान के साथ मिलाना हो कि जब आप वो निराकारी स्थिति में हो, निश्चिंत स्थिति में हो, आत्मिक स्मृति में हो पूरे, तो जो पूरा है वो वेव फॉर्म में रहेगा। परंतु जब आप थोड़ा भी देह भान में आते हो कोई भी बात को लेकर के, आप कॉन्शियस मेरा तेरा ये नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ, ये सही है ये गलत है, ऐसा कोई भी बात के थॉट में जब आप आते हो तो वो वापस अणु के फॉर्म में हो जाता है कि जो अच्छा नहीं है। और जब ये बढ़ता जाए तो फिर टेंशन भी बढ़ता है, वो अलग चीज है। तो ये छोटा सा क्यों समझाया, जिनको भी इंटरेस्ट है आप चाहिए तो गूगल में भी इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, यूट्यूब में भी मिलेगा। और इससे अब पुरुषार्थ क्या करना है, हमें पुरुषार्थ इसी बात को समझ करके जो निराकारी बनने का पुरुषार्थ है वह करना है, कि वही सचमुच मेरी ओरिजिनल स्टेज है। मैं ऐसे एकदम हल्की वेव फॉर्म में ही हूं। वह जब हमें पक्का एक विज्ञान के आधार से भी होगा तो फिर है ना पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। और एक बात, ये विज्ञान की बात के अलावा एक नेक्स्ट पॉइंट, कि जिसमें करते हैं हम जो सब पुरुषार्थ इतना, जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि हमने बहुत बड़ी धारणाएं कर दी। तो कैसे संभव हुआ? क्योंकि हमें प्राप्ति का पता चला। जब ज्ञान मिला, निश्चय हुआ, तो हमें प्राप्ति का पता चला। हाँ बस, तो ऐसे ही कहेंगे कि इस ये भी अभ्यास करने में अगर हमें प्राप्ति का पता चले तब भी आप पुरुषार्थ करें निराकारी बनने। क्योंकि आप जब निराकारी बनते हैं तो ऑटोमेटिक आत्मा के जो मूल गुण हैं उसको आप अनुभव करते हैं।
अपने मेरे भी क्लासेस सुने होंगे तो मैं जो बताता हूँ कि सुप्रा कॉन्शियस को जगाना है कि जिसमें जबरदस्त शक्ति है, तो वह भी तभी जागेगा कि जब इस प्रकार की जो स्टेज है हमारी, जो निराकारी स्टेज है, वह स्टेज हमारी आएगी, तब ही वह सुप्रा कॉन्शियस भी जाग पाएगा। और देखो एक छोटी सी मनोविज्ञान की बात आपको बताता हूं कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु मैं स्वयं अपने बारे में क्या अनुभव करता हूं वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उदाहरण के रूप में भी किसके बारे में लोग बहुत बहुत अच्छा सोच रहे हैं ना, कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पुरुषार्थी है, इसकी धारणाएं बहुत अच्छी है, बहुत कुछ, लेकिन अंदर में स्वयं सोचो नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं। या तो वो व्यक्ति टेंशन का अनुभव करता हो, वो व्यक्ति अगर अंदर में प्रेशर में है, टेंशन में है, दुखी है, तो आप भी कहेंगे उसका कोई फायदा नहीं। तो लोग हमारे बारे में क्या अच्छा या बुरा कहते हैं वह इंपॉर्टेंट नहीं, हम क्या फील करते हैं ना वह इंपॉर्टेंट है। और आज ये एक गलती क्या हो गई है कि हम कैसा अनुभव करते हैं, हम कैसा फील करते हैं, हमने उसका आधार है ना औरों पर छोड़ दिया। कि अगर लोग मेरे बारे में बोलते हाँ ये भाई बहुत अच्छा है, बहुत पुरुषार्थी, बहुत ये कर रहा है, तब मैं खुश होता हूं। और अगर लोग नहीं कहते तो मेरी खुशी गायब हो जाती है। परंतु ये समझना है कि भाई लोग कहेंगे वो सत्य नहीं है ना। कोई तो ऐसे ही बोल रहा है, वो आपको अच्छा लगे इसलिए भी कुछ लोग बोल रहे हैं, या कुछ ऐसे भी है कि जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, तो इसके कारण वो बोल रहे कि ये तो ठीक नहीं कर रहा है, ये कर रहा है, सब गलत कर रहा है। तो दोनों रूप से देखो तो लोग क्या बोल रहे हैं वह इंपॉर्टेंट नहीं है, अरे हम क्या फील कर रहे हैं वह इंपॉर्टेंट है। मैं कहीं कोई उदाहरण देता हूँ कि अभी वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति बनाई इंडिया में, वर्ल्ड की सबसे ऊंची, परंतु आत्मा को थोड़ी मालूम। वास्तव में वो जब जीवित थे और तब उन्होंने जो फील किया था, जो शांति का, खुशी का, बैलेंस का, स्टेबिलिटी का, आनंद का अनुभव किया था, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बस यही बात है। और ये जो हमें अंदर में अच्छा एकदम पॉजिटिव ऑलवेज फील करना, उसका बाह्य चीजों पे थोड़ा भी आधार नहीं। और अगर हम अभी रख रहे हैं तो हमको रखना भी नहीं चाहिए। ये कहेंगे कि भाई हम सब ये रखते हैं कि भाई लोग, आस पड़ोस के लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ऐसा बहुत कुछ बोलते हैं। तो उसे एक बार खत्म कर, उसको अगर आपने खत्म कर दिया ना, तो फिर ये जो निराकारी स्थिति है वो, उसका जो पुरुषार्थ करना है वो आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा, क्योंकि कोई अपेक्षा ही नहीं है कि भाई हमारी कोई अपेक्षा हो तो फिर कोई शायद मुझे क्या कहेंगे कि भाई ये कर सकते हैं कि ये मेरी अपेक्षा पूरी नहीं हुई, मेरी अपेक्षा पूरी नहीं हुई तो फिर मुझे बुरा लग सकता है। परंतु अगर मेरी अपेक्षा ही नहीं है तो फिर बुरा लगने का सवाल ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूं कि अपेक्षा ही नहीं रखो किसी से। जैसे कहा गया है कि देखो थोड़ा इन्हें कॉन्ट्राडिक्टिंग है, परंतु आप थोड़ा ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे कि जो जीतना ही नहीं चाहता उसको कोई हरा नहीं सकता है। अगर कहीं मल युद्ध होता हो
कि भी जिसको जीतना है तो लड़ने जाता है, मारा मारी को कुछ होता है, वो गिरेगा या दूसरे को गिराएगा, कुछ तो होगा। लेकिन जिसको जीतना ही नहीं है तो उसको कोई हरा भी नहीं सकता है। मतलब यहाँ मेरा कहने, इसको ठीक से समझना, नहीं तो आप शायद इसको ठीक से समझेंगे नहीं इस बात को। जिसको कहा गया है कि पैराडॉक्स, ये दो विपरीत चीजें हैं परंतु दोनों सत्य है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी आप ये समझो कि जो अल्टीमेट है ना वह मुझे प्राप्त करना है। बहुत कुछ सुनाते ना कि फाइनली आप ये सब क्यों करना चाहते, भी वही आपको मिल जाए तो फिर बहुत हो गया। वो कहानी अधिकतर आप सबने भी सुनी होगी कि भी एक राजा था कि जो कहीं गया, उसने अपनी रानियों को सबको कहा कि भाई मैं राज्य से वापस आऊंगा तो तुम्हारे लिए क्या लेके आऊं। तो सबने कुछ कुछ कहा कि ये ले आओ, ये ला, ये ले आओ, ये ले आओ। लेकिन एक रानी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप ही आ जाओ। तो फिर जब राजा वापस आए तो उनके लिए सब कुछ लेके आए और फिर उस रानी के रूम में चले गए। तो सब लोग, अरे देखो इसको सबसे अच्छी चीज मिली, हमने तो कुछ कुछ मांगा, राजा ही उसका हो गया। तो ये जो आप सबने कहानी सुनी है उसका भाव क्या है कि अल्टीमेट चीज हमें मिल जाए। तो ये जो पूरा पुरुषार्थ है तीनों बातों का कहेंगे, स्पेशल ये निराकारी बनने का, तो उसमें है ना आपको अल्टीमेट मिल जाएगा। और अगर आपको अल्टीमेट मिल गया फिर तो कोई पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, मतलब कि वो पुरुषार्थ आपका हो गया। तो इसलिए अब मैं ये बात मैंने क्यों बताई, क्योंकि इस चीज को इंपॉर्टेंस देकर के अब इसे करो। सच आपको बहुत सारी मुरलियों से और जगह से ये तो मिलेगा ही। जो साइंस का भी मैंने बोला कि हम है ही वेव फॉर्म में, फिर जब थोड़ा भी कॉन्शियस होते हैं तब डिस्टरबेंस आता है। तो बस हमें एक तो जिस आगे भी मैं आपको बताऊंगा कि भी हमें निश्चिंत रहना है। अब तो वर्तमान समय तो मैं यह भी कहूंगा, हो सकता है कि सभी मेरी बात को स्वीकार ना करे, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ, दादी जानकी भी कहती है कि सोचो ही नहीं, कहती थी कि सोचो ही नहीं, हम सोचते हैं वही गलत है, हम ज्यादा ही सोचते हैं। जितना हो सके कम सोचो। कोई कहेगा कि नहीं नहीं गिरीश भाई विचार तो आते, हम सोचते नहीं है। कि देखो विचार आते नहीं है। देखो विचार कैसे आते आपको बता कि फॉर एग्जाम्पल कि आप भट्ठी में आए, आप भट्ठी में जब आए तो जब आए जो बहन वहां पर खड़ी थी उसने स्माइल की तो आपको अच्छा लगा, आपने अच्छा सोचा, हाँ देखो देखो बहनों ने मुझे वेलकम किया। लेकिन अगर उन्होंने स्माइल नहीं की तो हमको ये लगता है अरे देखो स्माइल भी नहीं की, इतना हम जल्दी आ गए, इतना पुरुषार्थ करने के लिए आए, शायद ये बहन मुझे लाइक नहीं करती है इसलिए स्माइल नहीं कर रही है। अब इसी घटना में अगर हम वहां पर वीडियो कैमरा रखे, वीडियो शूटिंग होता हो, तो क्या वीडियो कैमरा सोचेगा? ना, वीडियो कैमरा नहीं सोचेगा। तो जैसा है वैसा उसका शूट लेगा, है ना, उसकी फोटोग्राफी करेगा, वीडियो लेगा। तो बस ऐसे ही जब जब भी संभव हो सारे दिन में, ये मैं मानता हूं कि भाई पूरा दिन शायद आप 18 घंटा जागते तो 18 घंटा संभव नहीं है, परंतु जितना भी संभव है हमारी आंखें वीडियो कैमरे का काम करे, हमारे कान है वो रिकॉर्डिंग मशीन का काम करे, हमारी जीभ हाथ यह सभी जो बोलते हैं सेंसर का काम करे, है ना। ज्यादा सोचो नहीं, कुछ सुनते भी हो तो सब सुनो, बस उसके बारे में डिटेल में नहीं जाओ कि क्यों हुआ, ऐसा क्यों होना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए तो गलत कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें परिवार में भी होगा, हो सकता है सेंटर पे भी हो सकता है,
कि भी बहनों ने यह किया, गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, कि क्या आवश्यकता थी। तो जब कोई ऐसा सुनाता है तो बस हो सकता है कि भी सुन नहीं नहीं सुनो तो सबसे अच्छा है, परंतु अगर सुनना ही पड़ा तो भी पक्का ये स्थिति बना लो कि बस एक रिकॉर्डिंग मशीन के रूप में मैंने सुना, उसका एनालिसिस नहीं करूंगा, उसका कोई जजमेंट नहीं करूंगा, है ना, उसके बारे में मैं कोई एक अपनी राय नहीं बनाऊंगा। बहुत मुश्किल है। इसीलिए पहली बात बहुत अच्छी है कि पॉसिबल हो तो ऐसा नेगेटिव सुनो ही नहीं ना। फिर भी सपोज कहीं सुन लिया तो उसके बारे में जजमेंट नहीं करो, एनालिसिस नहीं करो, कोई मान्यता को नहीं बनाओ कि ठीक है या नहीं है, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? तो ऐसे कान है वह रिकॉर्डिंग मशीन का काम करेगी। बस तो ये तीनों बातों से मैं ये बताता हूं कि आप है ना फिर सोचेंगे ही नहीं, और नहीं सोचेंगे तो सबसे बड़ी बात क्या है मालूम है? कि आपकी ऊर्जा की बचत होगी। जितनी ऊर्जा की बचत होगी ना, उतना ही फिर उसे हम आगे वो शक्ति को पुरुषार्थ में लगा सकते। और जितना ये कम सोचेंगे, ऑटोमेटिक जो हमारे नेगेटिव कई जन्मों के संस्कार है, बाबा कहते हैं कि भी उसको भी हमें क्लीन करना है। तो कब होगा? कि जब वो बाहर आए, या तो मालूम पड़े कि भी मेरे ये संस्कार है, कि भी मुझे मालूम पड़े कि मेरे में अहंकार है, तो मैं अहंकार पे काम करूंगा। अगर मुझे मालूम ही नहीं कि मेरे, मैं समझो नहीं तो बिल्कुल ठीक है, मैं तो सब ठीक ही कर रहा हूं, तो फिर मैं पुरुषार्थ भी अहंकार पर विजय प्राप्त करने का पुरुष नहीं करूंगा। तो इसलिए भी ये सबसे आवश्यक बात है कि हम निराकारी बने, या तो मैं ये सोचो ही नहीं, कम से कम सोचो, और वही आपको काम में आने वाला। अगर हम पुरुषार्थ को भी देखें तो अंत समय में वही स्टेज काम में आएगी और कुछ काम में नहीं आने वाला। बट फिर भी हमें सेवा करनी है, क्योंकि सेवा हमें उस स्थिति के नजदीक ले जाने में मदद करेगी। ऑब्जेक्टिव वो होना चाहिए कि मुझे उस स्टेज तक पहुंचना है ना। तो आपकी सेवा भी होती रहेगी और किसी से कोई भी प्रकार की अपेक्षा बिल्कुल नहीं। जब ऐसे कम सोचेंगे तो वो जो नेगेटिव संस्कार आपके हैं अनेक जन्मों के, आपको भी मालूम पड़ेगा कि मेरे में यह है, फिर आप उस पर काम भी कर सकते। ओम शांति। सर मीटिंग में कुछ हो रहा है ना? हेलो। हाँ बहन जी, सुनाई दे रहा है? हाँ क्लियर है भाई जी, वॉइस सुनाई दे रही है। क्लियर? अच्छा अच्छा, वो वहां रहा है, मीटिंग का कुछ उधर आ रहा था। क्लियर है ना? हाँ क्लियर है। हाँ, सभी को भी पूछ लो, सिर्फ भी ठीक लग रहा है? ಎಲ್ರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ सबको जस्ट बोले नहीं, बोलना जरूरी। हाँ, वो ठीक लग रहा है इनको कि नहीं? हाँ सबको ठीक लग रहे हैं भाई। ठीक लग रहा है, ओके, वेरी वेरी गुड, वंडरफुल। तो ऐसे पहली तो ये स्टेज ना, भले और बहुत कुछ बोल सकते हैं, टाइम कम है, मुझे 11:30 तक पूरा करना है। मैं आपको थोड़ा मेडिटेशन भी कराना चाहता हूँ। तो अब सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेज आई कि निरअहंकारी। कि अब देखो, एक तो ये कि अहंकार को पहचान, कहेंगे तो ये कि हम सब में अहंकार है, भले मात्रा कम ज्यादा हो सकती है,
और बोलते हैं कि कोई भी चीज अगर हमको हर्ट करती है तो समझ लो कि अहंकार है। इफ इट हर्ट्स इट्स ईगो। जिसमें अहंकार नहीं है उसको कोई चीज हर्ट करने वाली नहीं। तो ये जानना है कि भी यहाँ यहाँ मेरे में अहंकार है। ये भी कुछ समझो कि भी ये अहंकार किस रूप से है। ये डिफरेंट प्रकार से हो सकता है कि भी मेरे पास बहुत ज्ञान है उसका अहंकार हो सकता है, कि मेरे पास अच्छे पैसे है उसका अहंकार हो सकता है। इवन एक भी पुरुष अहंकार हो सकता है कि मैं अच्छा योग करता हूं, मैं अच्छी सेवा करता हूं, उसका भी अहंकार हो सकता है। तो जब भी पता चलेगा तब आप उस पर एफर्ट करेंगे। और समझना यह है कि अहंकार और स्वमान में बहुत बड़ा फर्क है। कई लोग ये कहते हैं कि स्वमान तो होना चाहिए ना, कि भी स्वमान नहीं होगा तो कैसे चलेगा। तो भी स्वमान और अहंकार में बहुत बड़ा फर्क है। अगर आपको स्वमान है ना तो हर्ट नहीं होगा, उल्टा स्वमान नहीं है तो हर्ट होगा। क्योंकि जिनका स्वमान नहीं है ना उनकी अपेक्षाएं होती कि ये मिला, ये नहीं मिला, ऐसा मिलना चाहिए। तो यह सब सोच सोच करके वह व्यक्ति दुखी होता है। या तो कहेंगे कि भाई उसकी जो स्थिति है ना वो डामाडोल होती है। तो जिनको स्वमान है उनको कुछ फील नहीं होगा। और अहंकार एक्चुअली क्या करता है कि वो है ना अपेक्षाएं निर्माण करता है। और जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती है तो हम दुखी होते। तो इसलिए निरहंकारी बनेंगे तो कोई अपेक्षा ही नहीं है। और जब अपेक्षा नहीं है ना तो ऑटोमेटिक होगा। अभी ये भी ऐसे देखो, तो ये जो गहराई की बहुत सारी चीजें है ना, जो पैराडॉक्स है, कि जो विपरीत है। कोई कहेगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए तो मैं कैसे करूंगा, परंतु तो आप बहुत कुछ कर लेंगे। अभी अभी एक हमारे पेशेंट की बहुत समय से ट्रीटमेंट चल रही है ना। वो बहन अराउंड क्या 55 इयर्स की होगी, बस 2 बच्चे वो भी बड़े हो गए, पति नहीं है। और उनकी एक तो दिक्कत तो थी भी नींद नहीं आ रही है, थोड़ा डिप्रेशन भी था। और हमने दवाइयों से ठीक से थोड़ा अरेंजमेंट का हुआ, नींद तो अच्छी आने लगी, लेकिन वो सवेरे उठ के अभी भी है ना वो शक्ति नहीं आ रही है काम करने की। तो शक्ति नहीं आ रही है तो और डिस्टर्ब होती है। और रोज फोन करके, अभी भी चल रहा था तब भी फोन आ रहा था कि अरे मेरे को काम करना है, मुझे घर का काम करना है। तो ये मुझे हमने समझा में बहुत बड़ी मुश्किलात हो रही है। उनके एज के कारण भी शायद तो इतना नहीं समझ रहे। उनके बच्चों को भी मैंने कहा कि देखो ये मम्मी को अच्छे से समझाओ कि यह विपरीत चीजें है। अगर एक बार उसके मन में पक्का हो जाएगा कि मुझे कुछ नहीं करना है, बस मैं अच्छी रहूं, रिलैक्स रहूं, खुश रहूं तो भी बस है। और वो हुआ तो ऑटोमेटिक काम करने लगे। जब वो सोचती कि काम करना है, काम करना है, काम करना है, तो उल्टा उसका जो है मन साथ नहीं देता है। और वो डिप्रेशन के कारण और टेंशन के कारण फिर सर दर्द होने लगता है, सांस फूलने लगता है और समस्याएं होती है। और फिर वह कर ही नहीं पाती है। तो ऐसे एक बार हम निरअहंकारी बनेंगे तो सब ऑटोमेटिक होने वाला है। और वही अल्टीमेट स्टेज है कि जिसमें एक सेकंड में बस हमारे वाइब्रेशन से ही आप सभी के दुखों को दूर कर दो। अंत में होना ही है। बाबा भी कहते हैं कि विज्ञान सुनाने का भी टाइम नहीं होगा। तब बस आपको नजर से निहाल करना है कि आपको देखे ही लोग उनको शांति मिल जाए।
आप खुद सोचिए कि वह स्टेज कैसे बने। अब पुरुषार्थ करना है तो वह करना पड़ेगा, और इसलिए हमें निरहंकारी बनना पड़ेगा। ये नहीं सोचना कि इतना तो चाहिए, इतना भी थोड़ा आप लेते कि कोई भी है कि भी आप स्वच्छ पानी पी रहे हैं, मैं उसमें कहूं कि मैं उसमें ना 1.1 मिलीमीटर है ना गंदगी डाल देता हूं, तो आप पियेंगे? नहीं पियेंगे। वैसे पक्का कि थोड़ा भी अहंकार और डिस्टर्बेंस में लाने वाला है। और ये अगर जब ये अच्छे से, जब मैंने काफी चिंतन किया इस पे और अभी मैं समझ गया हूं कि स्वमान नहीं है ना, ये कुछ भी हमको कहीं कुछ प्रूव नहीं करना है, कोई स्वमान नहीं है, तो एकदम रिलैक्स हो। और फिर ऑटोमेटिक पुरुषार्थ भी बहुत अच्छा होने लगा। जो अंदर में पुरुषार्थ है, भले लोग ये बोलते कि आप डिटैच है, हमारे पास सेंटर में भी कई लोग कहते हैं कि भाई जी आप डिटैच है। मैं कहता हूँ ऐसा नहीं, क्योंकि जो जो बाबा दे रहा है, जैसे अभी बहन जी ने कहा कि ये क्लास कराओ, तो कराया, जितना बेस्ट कराना है। कोई नहीं कहे तो कोई बात नहीं, अपेक्षा नहीं है कि मेरे को बोलो, क्यों नहीं बोल। तो ऐसे जब वो स्टेज आपकी बनेगी तो ऑटोमेटिक बहुत कुछ होगा, स्थिति भी बनेगी और फिर आप बहुत कुछ कर लेंगे, मुश्किल नहीं। और नहीं, उसके लिए भी रुको नहीं, उसके लिए भी रुके, कब होगा कब चांस मिलेगा, तो और आपका डिस्टर्बेंस। बस हमारी मंजिल वह है जो बाबा भी कहते हैं ना, है ना, इच्छा मात्रम अविद्या, वह मेरी स्थिति है। और इच्छा मात्रम अविद्या होंगे तो स्मृति लब्धा ऑटोमेटिक हो जाएंगे। और फिर जो मिले वो अच्छे से अच्छा करना। ये नहीं कहता हूं बस बैठ जाओ, कुछ नहीं करना है हमको, बैठे जैसे भी जो भी आपको सेवाएं मिल रही है, जो कर रहे हैं वो अच्छे से करना है, ज्ञान भी लोगों को देना है और चीजें भी करनी, परंतु वो ऑटोमेटिक होगी। उसमें जो आपकी एनर्जी है वो एनर्जी वेस्ट नहीं। और अब ये भी समझना है कि भी जो अहंकार है, वह अहंकार आया वो मालूम पड़े, वो मालूम पड़े तो उसको हम भगाएंगे। अब जैसे मैंने कहा, आप अगर थोड़ा भी सबको समझ में आ जाएगा। परंतु आज हम जो पुरुषार्थी है, बाबा के बच्चे हैं, फिर भी हम क्यों नहीं करते पता है? क्योंकि हम अपनी कंपैरिजन औरों से करते हैं कि देखो ये तो महारथी है, ये नहीं कर रहे, तो हम क्यों करें? यहाँ तो ऐसा ही, जैसे बाबा मिलन के लिए जाते हैं तो भी मुझे आगे बैठने को मिला तो अच्छा है, पीछे बैठने को मिला तो अच्छा नहीं है, बिल्कुल जरूरी। वो जो अनुभव होना है, मैंने बहुत बार देखा है कि फ्रंट रो में बैठने वाले सो रहे, जो सबसे पीछे बैठा है उसको इतना अच्छा योग लगा, बात पर उसको बाबा ने इतनी शक्ति दी, हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। तो ये किसके पर कहाँ आप बैठते हो इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसा कभी आए ना कि मेरे को आगे बैठने को चांस मिले, उससे ज्यादा सकाश मिलेगा, ज्यादा शक्ति मिले, उससे अहंकार है। जो नेचुरली ऑटोमेटिक मिला कोई बात नहीं, परंतु हमें वहां अपने विचारों से एफर्ट करके ऊर्जा को वेस्ट नहीं करना है। बस हमारा लक्ष्य हो कि भी कितना मेरा तब वो योग कितना अच्छा लगता है, वह जो तल्लीनता की स्थिति है, वह तल्लीनता की स्थिति मेरी कितनी बनती है, वह सचमुच इम्पोर्टेंट है। तो ये बात भी आएगी तो आप जो ये है कि भाई निरअहंकारी बनना, उसका पुरुषार्थ आप ऑटोमेटिक करने लगेंगे। और फिर अब इसके लिए जो और एक चीज आवश्यक, ये कहना इजी है, परंतु करने में हमें एक सजगता का अभ्यास करना पड़ेगा।
सजगता का अभ्यास क्या है? देखो अभी मैं आपको बता, आप सभी ले कमर को सीधी रख के बैठो। हाँ सभी को बताओ, हाँ कमर को सीधी रख करके बैठो, दोनों पैर है वो जमीन पे रख दो। ಇಟ್ಟೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಣ್ಣವ್ರು हाँ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. हाँ कर रहे, हाँ। फिर दोनों हाथों को अपने जैसे न लैप के ऊपर रखो, है ना, दोनों हाथों को पैरों के ऊपर एक कंफर्टेबली ऊपर लैप के ऊपर रख दो, जैसे हम योग में बैठते हैं ना ऐसे। ನೀವು ಯೋಗದಲ್ಲಿ दोनों ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀರಾ हाथ एक दूसरे को टच ना हो, दूर दूर हो, दोनों हाथ थोड़े दूर दूर हो, पैरों के ऊपर रख सकते दूर हो। किया सबने? हाँ किया बहन जी? हाँ ओम शांति। जी जी हाँ हाँ हेलो। ಎಲ್ಲರೂ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರು हाँ आवाज आ रही है मेरी? आ रहे हैं जी सुन रहे हैं सभी. हाँ बस सबने किया? हाँ क्या तो उनका फोटो मुझे बताओ, इजी हो तो देखो, नहीं तो कोई बात। ನೀವು ಕೂತಿರೋ अच्छा ओके, नहीं तो अभी आंखें बंद करो, आंखें बंद कर दो, ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ और आंखें बंद करके आपका जो राइट हाथ है उसके बारे में जागृत हो जाओ। आपका अटेंशन है वह राइट हाथ पर दो कि राइट हाथ का पंजा कहाँ है, कैसे है, मेरे राइट हाथ का अंगूठा कहाँ है, कैसी स्थिति में है ना, मेरी इंडेक्स फिंगर कहाँ है, कैसी स्थिति में है ना, दूसरी उंगली कहाँ है, कैसी स्थिति में है ना, उसके बारे में आपको जागृत होना है। अभी दूसरे हाथ में भी ऐसे ही, दूसरे हाथ का भी अंगूठा कहाँ पर है ना, उंगली कहाँ पर है, रिंग फिंगर कहाँ पर है, उसमें आपको क्या फील हो रहा है। इस दोनों हाथों में, उंगलियों में आपको क्या फील हो रहा है, जो भी हो रहा है। ಈಗ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದು अच्छा, किया सबने किया? ನಿಮ್ಗೇನು ಅನುಭವ ओके चलो ಆಗ್ತಾ कुछ ಇದೆ ಅಂತ कुछ तक ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಟೋರು. ನೇರವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೇರವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಏಕಾಗ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಈಗ ನಿಮ್ ಕೈಗಳು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಗೇನ್ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ ಅಣ್ಣವ್ರು. जी अब पूछता नहीं हूँ, लेकिन आप सबको ने जिनको भी वो आया फीलिंग आई कि राइट हाथ में क्या हो रहा है, लेफ्ट हाथ में क्या हो रहा है, वो वास्तव में एक प्रकार से कहेंगे कि सजगता है कि पहले भी आपके हाथ वहां पर थे लेकिन आप उसके बारे में जागृत नहीं थे, आप शायद मैं जो बोल रहा था उस पर ध्यान दे रहे थे। हाँ अभी जो है आपका ध्यान वहां गया तो वहां क्या हो रहा है उसके बारे में आप जागृत हुए, उसके बारे में आप कॉन्शियस हुए, ठीक है ना। हाँ ये बस ऐसे ही ये तो एक मैंने आपको क्या कहेंगे कि एक छोटा सा प्रयोग कराया। ಮೊದಲು वास्तव में करना क्या है ಆದ್ರೆ कि ನಿಮಗೆ सारा दिन जब जब भी संभव मिले, ನಿಮಗೆ ಗಮನ ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಯ್ತಲ್ವಾ ಅಂತ. जब जब भी हाँ हाँ बताइए, जब जब भी संभव हो हमें ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ कि मन में क्या चल रहा ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ है उसके बारे में जागृत होना है। पल पल कहेंगे जितना हो ಅದ್ರ सके, ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ आप ಮಾಡಿ पल पल मन में क्या हो रहा है उसके बारे में जागृत होंगे तो आपको पता भी चलेगा कि सचमुच मन में क्या चल रहा है, ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ क्या गलत है क्या गलत नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, समझे। वह तभी आपको मालूम पड़ेगा, समझे। हाँ तो भी एक तो सजगता लानी पड़ेगी,
तब उसमें पता चलेगा अहंकार को आप कैच कर पाएंगे। अच्छा, अभी अंतिम थोड़ा टाइम भी कम है, मैं तो थोड़ा आपको मेडिटेशन भी कराना चाहता हूँ। और जो अंतिम स्थिति है वो अंतिम स्थिति है कि भी निर्विकारी बन। तो एक तो कहेंगे कि ये ऑटोमेटिक भी होगा अगर आप निरअहंकारी हो गए, है ना, निराकारी हो गए फिर निरअहंकारी हो गए तो निर्विकारी ऑटोमेटिक होंगे। फिर भी चलो थोड़ा सा हम उसमें पुरुषार्थ भी कर सकते हैं कि सिर्फ अहंकार ही नहीं है, और चीजें भी है हमारे में। और विशेष रूप से ऐसा देखेंगे कि भी जो अहंकार पे वो कहीं है ना, वो उल्टे डायरेक्शन में चला जाता है कि भी मुझे जैसे मैंने बोला वो सुन, तो अभी हमको कुछ नहीं करना है, बस भाई जी ने तो कहा निश्चिंत तो होना है, उसे तो सेवा करना भी छोड़ देगा, तो वो नहीं है ना, सेवा करना बिल्कुल छोड़ना नहीं, बल बैलेंस में जरूर करो, टू मच में नहीं जाओ। सेवा जो करनी है बैलेंस में करो, कभी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो बाद में थोड़ा आप समय दे करके फिर पुरुषार्थ में भी एफर्ट करो। तो हमें अपोजिट में नहीं जाना है। और फिर जब कहा निर्विकारी, तो अभी सूक्ष्म में भी और चीजों को भी देखो, है ना, मोटी मोटी नहीं कि कहीं आलस तो नहीं है मेरे में, तो उस पर काम करना। ईर्ष्या तो नहीं है ना, वो ईर्ष्या भी देखो कि भाई सूक्ष्म रूप से आती है और फिर वो समस्या बहुत बड़ी छोड़ करके जाती है। एक बार ईर्ष्या आती है, बल आएगी सूक्ष्म रूप में कि भाई देखो ये ऐसा है। अभी फॉर सिंपल बात कि अभी जो क्लास की बातें भी है, हमने कई बार देखा है कि लोग ये सोचते कि नहीं नहीं तो मेरे लिए नहीं, तो वो भाई के लिए है, या तो भाई जी ने बहुत अच्छा क्लास करा है मेरे पति के लिए है, या तो मेरी पत्नी के लिए ये काम की चीज, ऐसा नहीं, मेरे लिए काम का क्या है। और दूसरे के हम अवगुणों को देखेंगे ईर्ष्या में, तो उल्टा वो तो हमारे में आएगा। ये कहते हैं ना, तो बहुत फेमस है, लोग भी जानते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि भाई जहां भी हम हमारी ऊर्जा जाती है वह चीज वास्तव में हमारे पास आती है। Where no your attention goes, energy flows and no think grows। तो इसलिए किसी से भी ईर्ष्या में थोड़ा भी, भले हमको वो अच्छा भी लगे कि भाई ये तो जरूरी है, क्योंकि देखो वो ऐसा ऐसा कर रहा है, बहुत बड़ा दिखावा कर रहा है ना, वो अपने आप को कुछ तो समझता है, ऐसा बहुत कुछ होता है। परंतु जैसे ही ईर्ष्या आई, सूक्ष्म में आपकी ऊर्जा वहां पर गई, एक तो ऊर्जा गई तो आपको कमी हो गई, आपके पास वो नहीं रही, और फिर उल्टा वहां पर वो ग्रो होगी, आप में वो कमी आएगी और उसका कोई भी फायदा, आपको तो बेनिफिट है ही नहीं, है ना। हो सकता है कि सूक्ष्म में भी उस व्यक्ति को वो वाइब्रेशन पहुंचे, भले आपने बोला कुछ भी नहीं है, परंतु वो वाइब्रेशन पहुंचेंगे और वो व्यक्ति भी उससे थोड़ा सा आपसे किनारा कर लेगा। ये जो सब बातें है ना, ये कहेंगे कि अगर एक सिंपल सी चीज होती ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि हमारे मन में जो भी विचार आ रहे हैं, अगर सामने वाले को मालूम पड़ जाता कि हम क्या सोच रहे, तो देखो हम ही चेंज हो जाते, हम नेगेटिव सोचना ही खत्म कर देते। एक कहानी है, वो बता के फिर पूरा करता हूं, हम योग भी करेंगे। कि कहते कि एक बार बुद्ध ने अपने एक भिक्षु को भिक्षा के लिए एक घर में भेजा,
एक बहुत अच्छा पैसे वाले का घर था, उस घर में बुद्ध ने उनको भिक्षा लेने के लिए भेजा, और जैसे वो भिक्षा लेने के लिए वहां पर गया और घर में गया तो पहले उसको विचार आया कि अरे आज ये पैसे वाले के घर में भिक्षा लेने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन अगर अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिल जाए, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खाने को मिल जाए, बहुत दिनों से अच्छी मिठाइयाँ भिक्षा में मिली नहीं है, तो बहुत अच्छा। तो सचमुच उसने देखा कि वहां गया तो अच्छे अच्छे पकवान, मिठाइयाँ सब भिक्षा में थी। तो पहले तो उसको लगा कि शायद ये कोइंसिडेंस है कि मैं चाहता था और ये शायद ऐसा हो गया। लेकिन जैसे ही उसने अच्छा खाना खा लिया पेट भर के, फिर तुरंत ये विचार आया कि अरे इतना अच्छा पेट भर के खाया है, अगर ये कहीं अच्छा सा बेड मिल जाए, है ना, अच्छा पंखा हो, वातावरण अच्छा हो और थोड़ी मुझे नींद मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। तो तुरंत ही वो लड़की जो उसको खाना आदि परोस रही थी, उसने कहा महाराज, हम समझते कि आप थोड़ा हमारे पास आराम करके बाद में ही जाइए, हमने पूरा प्रबंध किया। तो जैसे गया देखा बहुत अच्छा बिछाना, सब कुछ अरेंज किया हुआ था, वंडरफुल। तो पहले तो थोड़ा उसको लगा, लेकिन फिर यह आया कि अरे ये भी शायद कोइंसिडेंस हो सकता है। इन्होंने सोचा होगा कि भाई अच्छा ये खाएंगे भी, थोड़ा सा मन को आराम करके फिर भेजेंगे। तो भी सोचा चलो ये भी तो कोई कोइंसिडेंस होगा। लेकिन बाद में जब वो जाने लगा, तब उसके मन में वो लड़की के प्रति कुछ बुरे विचार भी आए थे, विकारी विचार भी आए थे। और फिर ये भी विचार आया कि दोबारा भी इस घर में अगर भिक्षा लेने के लिए आना पड़े तो कितना अच्छा है, अच्छा अच्छा खाना मिलता है, अच्छे से मैंने आराम भी कर लिया। तब भी उस लड़के ने कहा कि महाराज जी आप जरूर वापस भी हमारे घर में आना, हमें बहुत खुशी होगी। तब तो एकदम वो जाग गया। उसको लगा कि बाप रे, शायद है ना, इसको मेरे मन के विचार सब मालूम पड़ जाते। यहाँ तक तो ठीक है, इसको मेरे मन के सब विचार मालूम पड़े तो अच्छा खाना हुआ, अच्छा बेड मिला, उसने मुझे वापस भी बुलाया। लगता है कि मुझे इसके बारे में विकारी विचार आए वो भी उसको मालूम पड़ गया होगा। तो एकदम फटाफट वापस आया और बुद्ध को कहा कि मुझे इस घर में कभी नहीं भेजना, इसके बाद आप मेरे को इस घर में भिक्षा मांगने के लिए कभी नहीं भेजना। बुद्ध ने कहा नहीं, उसी घर में जाना है। दोबारा भी तुमको 2 दिन के बाद भी बोला नहीं, तुमको उसी घर में जाना है। उसने पूरी अपनी बात बताई कि भी ऐसा ऐसा हुआ, बुद्ध मैं वहां नहीं जाऊंगा। वो लड़की को ना मेरे मन के विचार मालूम पड़ते हैं, तो बोला नहीं नहीं तुमको उधर ही जाना है, तब ही तुम्हारा ये आध्यात्मिक पुरुषार्थ होगा। तो उन्होंने तो जबरदस्ती भेजा, अभी कोई रास्ता नहीं था कि वहां जाना है। तो इस बार तो एकदम अलर्ट हो गया, जैसे वो घर नजदीक भी आया अलर्ट हो गया कि एक भी इधर उधर विचार नहीं चलना चाहिए, जैसा खाना मिले चलेगा, मुझे कोई सोना नहीं, मुझे कोई नेगेटिव थोड़ा भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसको मेरे मन के विचार मालूम पड़ते। वो अंदर गया भी, खाना भी था, लेकिन पूरा वहीं था, खाना खा रहा था, लेकिन उसका ध्यान तो अपने विचार पे था कि एक भी नेगेटिव विचार आया ये मेरे विचारों को रीड कर लेती है। तो पूरा खाना खाया, तब तक एक भी नेगेटिव विचार नहीं। और फिर अंत में एकदम उसको भी अच्छा लगा गया, तो जाते जाते उसने पूछा उसको कि क्या आप मेरे विचार को रीड कर लेते हैं? तो बोला हाँ, मैं तो सबके रीड कर लेती हूँ। उसने पूछा कैसे? तो उस लड़की ने कहा कि जब से मैंने सोचना एकदम कम कर दिया है तो औरों के सोच को मैं तुरंत कैच कर लेती। जब तक अपने सोच चल रहे थे तो औरों के सोच कैच नहीं हो रहे। जब मैंने सोचना बंद कर दिया तो औरों के विचार ऑटोमेटिक में कैच करने लगे। तो देखो यहाँ दोनों चीजें हैं। एक तो सदैव सजग होना है, चाहे तो भले लोग हमारे विचारों को कैच नहीं कर पाते हैं, तो
तो उनको समझ में, तो उनको हमारे तक वाइब्रेशन तो पहुंचते। और ये भी जो मैंने उसने कहा कि जब हम सोचना बंद करेंगे तब सचमुच औरों के विचार भी हम कैच कर पाएंगे। तो संक्षेप में कहेंगे यही है ना, एक अच्छा सा अंतिम पुरुषार्थ होना चाहिए। अच्छा, अभी थोड़ा समय हम योग करेंगे। मैं आपको ये बात को कैसे पूरा इंटरनलाइज करना है, योग में जो मैंने बताया उसको कैसे हम अंतर मन की गहराई तक ले जाए, उस पर थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। हाँ ठीक है। अच्छा, हाँ, सभी को पूछ लोगे? ठीक लगा सबको? हाँ बहन जी, सबको पूछ लो। ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಣ್ಣವ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅಂತ. ठीक ठीक लगा ना? हाँ भाई जी, कुछ भाई बहनों को ट्रांसलेशन चाहिए, वो हम बाद में करेंगे. अच्छा अच्छा अच्छा, ट्रांसलेशन चाहिए तो कईयों ओके ओके, ठीक ठीक है, बाद में समझ में आया है. नहीं, बाद में आप ट्रांसलेशन करना कोई कोई बात नहीं, बाद में पूछना भी, कुछ प्रश्न हो तो भी बाद में मुझे बताना। अच्छा, अभी थोड़ी देर बस थोड़ा 3-4 मिनट हम योग कर लेते हैं। हाँ, इसी बात को कैसे हमें अंतर मन की गहराई में ले जाना है। ಅಣ್ಣವ್ರು ತಿಳಿಸಿದ ಮಾತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ हिंदी कौन कौन समझते पूछो तो। ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ हिंदी को ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ समझते हाथ उठाओ, हिंदी जो समझ रहे। अच्छा, थोड़े लोग समझते हैं। ओके ओके ओके, फिर भी है, नहीं फिर भी है, हिंदी समझने वाले भी है, कोई बात नहीं। ओके ओके, देखो मैं थोड़ा सा मेडिटेशन कराता हूँ, आपको वाइब्रेशन तो होगा ही। हाँ. और फिर आप भी वो ट्रांसलेशन भी करना। हम बाद में अच्छा, करेंगे, पहले आपसे सुनेंगे. हाँ बाद में आप करिएगा जरूर जरूर। ओके, बस हाँ, आप योग में तो है ही है। बस ನೀವೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಆರಾಮ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ? बस 3-4 मिनट योग करेंगे, मन को एकदम शांत कर। दूसरा विचार कहाँ से आ रहा है इसी को फील करो। जैसे ही आप ये फील करते हैं कि दूसरा विचार कहाँ से आता है, कोई विचार नहीं आता है, अब आप विचारों को मोड़ भी सकते हैं। ये पक्का करो कि मैं निराकार आत्मा हूं और सदा के लिए यह जो निराकारी स्थिति है वही सबसे उत्तम स्थिति है। यह जो निराकारी स्थिति है वही सबसे काम में आने वाली स्थिति है। ನಾನು ನಿರಾಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ನನಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುವಂತದ್ದು. और विज्ञान के आधार से भी यह सत्य है, हमारे अणु अणु वेव फॉर्म में है। ವಿಜ್ಞಾನದ तो उसी का ಆಧಾರದಲ್ಲಿ पूरा हमें अभ्यास ಈ ಮಾತು ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. निरअहंकारी मैं इसलिए बन रहा हूं क्योंकि वही सबसे बड़ी बाधा है। ನಿರಹಂಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ನಾನಿದ್ದೇನೆ, ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸ್ಥಿತಿ. जैसे इससे उपराम उठूंगा तो जो चाहिए वह सब प्राप्त हो जाएगा। ನಾನೆಷ್ಟು ಮೇಲಿರುತ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಭಿನ್ನನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ, ಆಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ. जैसे ही निरअहंकारी बनूंगा तो बिल्कुल हल्का बनना चाहिए। ನಾನು ನಿರಹಂಕಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಗುರವಾಗಿದ್ದೇನೆ. बाबा को भी निरअहंकारी बच्चे ही पसंद है, वही मेरी अंतिम स्थिति है। ಬಾಬಾರವರಿಗೂ ನಿರಹಂಕಾರಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಪ್ರಿಯರು, ಅದೇ ನನ್ನ ಅಂತಿಮ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. तो बस मुझे अपने एक एक विचार पर ध्यान देना है, क्योंकि प्रत्येक विचार औरों को प्रभावित
प्रभावित करता है। ಈ ಒಂದೊಂದು ಮಾತಿನ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗಮನ ಕೊಡಿ, ಇದು ಅನ್ಯರಿಗೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ. बल वो मेरे विचारों को रीड नहीं कर पाते हैं, परंतु उन पर प्रभाव तो पड़ता ही है। इसलिए प्रत्येक विचार मेरा महत्वपूर्ण है। ನನ್ನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅವರು ಓದದೇ ಇದ್ದರೂ ಆ ವಿಚಾರಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಅವರ ಮೇಲಾಗತ್ತೆ. जैसे ही मैं विचारों को समाप्त कर दूंगा, एक तो बाबा से मेरा कनेक्शन अच्छा होगा और औरों के विचार भी मुझे समझ में आने लगेंगे। ಅನ್ಯ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ನಾನು ಮುಕ್ತನಾಗ್ತಾ ಬಂದಂತೆ ಬಾಬಾರವರ ಸಂಬಂಧವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅನ್ಯ ಆತ್ಮಗಳ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. बस यही पुरुषार्थ करते करते मुझे अपनी अंतिम अवस्था तक पहुंचना है। ಈ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಾನು ನನ್ನ ಅಂತಿಮ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು. ओम शांति। ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿದೆಯಾ ಅಣ್ಣವ್ರ ಹತ್ರ? ಅಣ್ಣಂದಿರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಂದಿರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆಯಾ? ಇದ್ರೆ ಬೇಗ ತಿಳಿಸಿ, ಬರ್ದು ಕೊಡಿ, ನಾನು ಅಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ. क्वेश्चंस लिख रहे हैं भाई जी, 1 मिनट। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं तो फिर हाँ क्वेश्चन लिखा तो हाँ तो फिर आज सारा दिन है? नहीं नहीं, अभी सारा दिन है। हाँ सारा दिन। पट्टी सारा दिन है। हाँ तो फिर बाद में फिर से कर सकते हैं थोड़ा देरी से। अब एक लाए वो बात पूछ लो, एक प्रश्न पूछ लो, फिर पॉसिबल। अभी मैं क्लिनिक में आ गया हूँ, तो पेशेंट भी होंगे, फिर से चाहे तो 4 बजे ऐसा कुछ बोलेंगे ना, हाँ तो फिर से भी कर सकते। ओके अगर संभव हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं। ओके। आपने इतना समय दे करके हमें इतना प्यार से समझा दिया है, बहुत अच्छा समझाया है, सभी को अच्छा भी लगा है। आपको सबके तरफ से ये जो 3 स्थितियां है हमारे लिए बहुत सहज करके समझाया है। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू भाई जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति। फिर भी प्रश्न हो तो पूछना, आप मेरे को बताना फोन में भी। हाँ तो मैं करीब 4 साढ़े 4 बजे तक फ्री रहूंगा। हाँ समझो ना, 3 बजे से लेके 4:30 बजे तक, तो 5 बजे भी मैक्सिमम, तब बताना। हाँ ओके ओके। ओम शांति, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति।